हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा जो ये YouTube चैनल है, इस पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के फ्री क्लासेस चला रहे हैं। और किसके लिए बच्चे? तो वो है उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि पुलिस कांस्टेबल की जो भी भर्ती आने वाली है, और इसके अलावा लेखपाल के लिए। ठीक है बच्चे, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जानते हैं कि हमने क्लासेस शुरू भी कर दी हैं। और सबसे पहले अगर हम जीएस की बात करेंगे तो जीएस में बच्चे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपी जीके। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ा रहा हूँ। और यूपी जीके में मैंने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय शुरू किया है और उसके 2 लेक्चर में ले चुका हूँ। आज हम उसके आगे का तीसरा लेक्चर मैं यहाँ पे कवर करूंगा आपका। ठीक है बच्चे, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे कितनी लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है ना। ये जो बेसिक डिटेल थी कि उत्तर प्रदेश कैसे बना, क्या क्या उसके पुराने नाम थे, क्या क्या टाइम था। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो हम लोग बच्चे अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कवर करने वाला हूँ। ठीक है, हमारे यूपी की जो भी भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि हमारे यहाँ यूपी में जो जिलों की संख्या वो कितनी है बच्चे? 75 है। ठीक है, मंडल कितने हैं? 18 हैं। तो आज हम कुछ जिलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ यूपी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे जो पश्चिमी जिला है, ठीक है, कौन सा है? पश्चिमी जिला। ठीक है, वो कौन सा बच्चे? तो वो है शामली। शामली, ठीक है, पश्चिमी जिला कौन सा बच्चे? शामली। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मुझे याद है कि पिछले कुछ दिनों पहले पेपर हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे पूर्वी है। ठीक है, पूर्वी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। अच्छा, सबसे ज्यादा पूर्वी जिला जो है, ठीक है, तो पूर्वी जिला बच्चे कौन सा है? ये है बलिया। ठीक है बच्चे, कौन सा है? बलिया। अच्छा, अगर हम उत्तरी की बात करेंगे, उत्तरी, तो उत्तरी जिला भाई हमारा है सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे दक्षिणी जिला, यूपी का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा दक्षिण में है बच्चे? ठीक है, तो दक्षिण में हमारा कौन सा है? ये है भाई सोनभद्र। सोनभद्र, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बच्चे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, यूपी की अगर हम बात करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से यूपी की आकृति है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो ये ललितपुर लटका हुआ है, फिर यहाँ पे आएंगे ये सोनभद्र लटका हुआ है, इस तरह से है। ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है, ये निकाले कैसे जाते हैं। एक लाइन हमने खींची भाई ऐसे करके, ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे करके, फिर एक ऐसे, और एक इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम उत्तर की बात करेंगे, नॉर्थ की, तो ये जो लाइन हमने खींची है, इस पे जो भी जिला टच करेगा, जैसे आप देख रहे हैं थोड़ी सी लाइन यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, तो ये जिला हमारा उत्तरी हो जाएगा। अगर हम इधर की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा शामली हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण का मतलब हमेशा किधर होता है? नीचे होता है। ठीक है, तो नीचे जो लाइन हमने खींची है वो ये है। तो यहाँ पे जो लटका हुआ जिला दिख रहा है, ये कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है, तो ये टच कर रहा है। अगर हम पूर्वी की बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से करके, ऐसे ऐसे करके एक जिला है, इसको क्या बोलते हैं? बलिया। ठीक है ना, तो इस तरह से काउंट किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो उत्तर प्रदेश में जो ये जिला है, ये कौन सा है? बलिया है। ये वाला सहारनपुर है, ये वाला शामली है, और ये वाला कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब किससे किससे लगते हैं? देखो, अगर हम लोग बात करेंगे कि जो बलिया वो किससे टच करता है, किस राज्य से टच करता है, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया होगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, 8+1। इसका ये मतलब है कि 8 पूर्ण राज्यों से और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, और उत्तर प्रदेश से एक देश भी लगता है जो कि नेपाल है, और नेपाल की जो सीमा वो कितनी है? 579 किलोमीटर। ठीक है, 579 किलोमीटर की सीमा है जो यूपी और नेपाल की लगती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि भाई किस जिले से कौन सा पड़ोसी राज्य लगता है। तो देखो, जो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कौन सा है? बलिया। बलिया से कौन सा राज्य टच करता है? तो वो है बिहार। यहाँ पे कौन सा है? बिहार है भाई। ठीक है, अच्छा, ऊपर देखेंगे सहारनपुर से कौन सा राज्य टच करता है? तो सहारनपुर से 3 राज्य टच करते हैं। ठीक है, इधर पे देखेंगे तो यहाँ उत्तराखंड है, ऊपर हिमाचल प्रदेश है, और इधर क्या है? ये आपका है भाई हरियाणा। ठीक है, शामली से कौन सा टच करता है? तो यहाँ पे हरियाणा, HR। ठीक है, अच्छा, नीचे देखेंगे तो दक्षिण में सोनभद्र जो है ये 4 राज्यों को टच करता है। ठीक है, कौन कौन सा है? इधर पहले बिहार है, उसके नीचे झारखंड है, उसके नीचे यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ है, और इधर क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 राज्यों को टच करता है। और अगर हम बलिया की बात करेंगे तो सिर्फ ये बिहार को टच करता है,
अगर सहारनपुर को इसकी बात करेंगे तो ये 3 राज्यों को टच करता है, इधर उत्तराखंड है, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर हरियाणा है, ठीक है। और शामली किसको टच करता है, तो वो सिर्फ हरियाणा को टच करता है। बच्चे इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब यूपी का क्षेत्रफल कितना है, मैंने आपको पहले भी बताया, यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, यूपी का क्षेत्रफल है बच्चे, बात समझ आई, ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया है, एरिया आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई में निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे देखो क्वेश्चन ऐसे आ गया कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो कि 4 राज्यों को टच करता है, 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश से, किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। तो 3 तरफ से जो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है वो हमारा ललितपुर है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, नेपाल सीमा से कितने जिले लगते हैं, तो 7 जिले लगते हैं। राजस्थान की सीमा से कितने जिले लगते हैं, तो आगरा और मथुरा 2 जिले लगते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जिले हैं यूपी के वो किस राज्य को टच करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, 11 जिले टच करते हैं बच्चे, ठीक है। और सबसे कम जिले किस राज्य को टच करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा भाई हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से कौन टच करता है, सहारनपुर, बात समझ में आई। अच्छा, सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे लंबी सीमा यूपी की। अच्छा, सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए। अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे जगह है। देखो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कि यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देखो एयरपोर्ट तो यूपी में बहुत सारे हैं, जैसे अगर हम देखो एयरपोर्ट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है भाई आपका कौन सा, एक होता है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक होता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट यानी घरेलू हवाई अड्डा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बात समझ में आई, ठीक है। तो घरेलू हवाई अड्डा की बात करेंगे तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं वाराणसी में कौन सा, बाबतपुर है, ठीक है। आगरा में खेरिया है, इतनी बात समझ आई, ठीक है। इसके बाद जैसे इलाहाबाद की बात करेंगे तो बमरौली है। तो इस तरह के ये क्या है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो बहुत सारे होते हैं, यूपी में हवाई पट्टी भी बहुत है, ठीक है। लगभग 46 हवाई पट्टी है, 46 हवाई पट्टी। हवाई पट्टी का मतलब होता है कि ये एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसलिए रनवे बना दिया जाता है कि जैसे अगर कभी यहाँ पे कोई प्लेन उतारना पड़े तो आप उतार सकते हो, ठीक है। तो यूपी में कुल मिला के जो हवाई पट्टी है वो कितनी है, 46 है, ठीक है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी काफी है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो बनता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ठीक है। तो यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं, ठीक है। यूपी में भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंटरनेशनल, ठीक है भाई, एयरपोर्ट, इनकी संख्या कितनी है, तो इसका आंसर भाई 5। अब 5 हो गए हैं, ठीक है। और पूरे देश में बच्चे इतने ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी भी राज्य में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, यूपी में। अब कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले आपका एक है चौधरी, ठीक है, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका जो है, ठीक है, कहां पे है, तो ये बच्चे है लखनऊ में। कहां पे है, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ना, ठीक है, वो कौन सा है, अमौसी है, ठीक है, अमौसी। तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है, लखनऊ में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है भाई लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बच्चे है ना, वो कहां पे है, तो ये है आपका वाराणसी में, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। और वाराणसी में जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो बच्चे कौन सा है, वो आपका बाबतपुर। 2 हो गए, आगे बढ़े। अच्छा, फॉन्ट छोटा तो नहीं है, क्योंकि पिछली जो क्लासेस मैंने ली हैं उसमें कुछ बच्चों का कहना था कि सर फॉन्ट बड़ा छोटा छोटा लिख रहे हो ना, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अगर फिर भी छोटा लगे तो बता देना, ठीक है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री हो गया। इसके बाद बच्चे अगला है, और ये आपका है कुशीनगर एयरपोर्ट, ठीक है, कुशीनगर। कुशीनगर एयरपोर्ट कहां पे, कुशीनगर में ही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। कुशीनगर एयरपोर्ट कहां पे, कुशीनगर में ही है, गोरखपुर के बगल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पे है, तो ये है अयोध्या में, आपको पता ही है अयोध्या में भगवान राम का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, इसलिए भारत से और विदेशों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे दर्शन करने के लिए, इसलिए अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और 5वां बच्चे है, ये आपका है जेवर एयरपोर्ट, जेवर। और ये कहाँ पे है, तो ये है ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा। तो यूपी में जो कुल मिला के जो एयरपोर्ट है बच्चे वो कितने हैं,
5 है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 है। तो मैंने आपको बताया चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में, कुशीनगर में ही है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, अयोध्या में है, और जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है, नोएडा में है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको। अब बच्चे इसके बाद मैं आपको बताता हूं यूपी की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूपी में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृषि, ठीक है, विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय। तो यूपी में बच्चे जो कृषि विश्वविद्यालय है यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कितनी है बच्चे, तो वो आपकी हैं 5। ये भी कितनी है, 5। एयरपोर्ट कितने थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने थे, 5 थे ना, और कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, ये भी 5 है। ठीक है, कौन कौन से तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपका भाई अयोध्या में ही है, अच्छा अयोध्या, ठीक है। दूसरा अयोध्या में है कौन, चलो मैं बता देता हूं। अयोध्या में बच्चे है, इसका नाम है आचार्य, ठीक है, नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। अच्छा दूसरा बच्चे जो आपका है वो है कानपुर में, इसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, इसको शॉर्ट में सीएसए बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा एक बार फिर से समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो क्या है कृषि विश्वविद्यालय है ना, कृषि विश्वविद्यालय का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कितनी, 5 है टोटल, ठीक है। तो पहली अयोध्या में उसका नाम क्या है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहां पे है, अयोध्या में। दूसरी कानपुर में नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीएसए बोलते हैं। अच्छा दो तो भाई ये हो गई। तीसरी आपकी है, और ये बच्चे हैं बांदा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये बांदा में ही है। और बांदा कहां पे है, बुंदेलखंड में, आपको पता है, ठीक है। तो बांदा वाली बांदा के नाम से है, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपकी है, अगली है ये आपकी है मेरठ में, ठीक है। मेरठ में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है, इसका नाम है सरदार, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और लास्ट बच्चे आपका जो है वो है सैम, ठीक है, सैम हिंगिन, ठीक है, बॉटम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, सैम हिंगिन बॉटम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये बच्चे कहां पे है, तो ये आपकी प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक है। बात समझ में आई? तो मैंने आपको ये चीजें बताई, अभी मैं आपको और भी डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बच्चे आपको क्या क्या बता दिया है कि हमारे यहाँ यूपी में जो कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, 5 है। पहली अयोध्या में जिसका नाम है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरी कानपुर में सीएसए नाम है चंद्रशेखर आजाद, बांदा में है तीसरी, बांदा वाली जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। मेरठ में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सैम हिंगिन बॉटम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पे है, प्रयागराज में है, यानी कि इलाहाबाद में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है चलो, अब बोर्ड हमारा ये, चूंकि इसमें जगह बची नहीं तो थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूं, ठीक है। और तब तक मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको एक चीज और बताई है कि हमारे यहाँ यूपी में कुल मिलाकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कितने बच्चे, तो वो है 5। इतनी बात समझ में आई? 5 हैं। और कहाँ कहाँ पे हैं, तो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह, 2 तो ये हो गए, ठीक है। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में है ना, 3 हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये कहाँ पे है, अयोध्या में है। इतनी बात क्लियर हो गए, 4। अब लास्ट हमारा बच्चा वो है कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में चौथा है जो कि गोरखपुर के बगल में है, और यहाँ पे 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इतनी बात समझ आ रही बच्चे? देखो एक बार मैं बता दूं कि अभी जो मेरी क्लासेस हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि रेगुलर आपको डेली सारी क्लासेस मिले, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो रहा है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और उसका कारण ये है कि हमारा जो ये क्लास का सेटअप है ये अभी नया है, इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे वर्क बाकी है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में ये सारी चीजें भी ओके हो जाएंगी, और आपको क्लास डेली हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, ठीक है। डेली हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, जितना भी हमारा कमिटमेंट है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कमिटमेंट की जो मैंने आपसे बात कही है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ठीक है। डायलॉग है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई, आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीजें। देखो यूपी की बात जब करते हैं बच्चे, तो यूपी में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीएम पे पूछ लेते हैं, गवर्नर पे पूछ लेते हैं, ठीक है। इन पे कुछ डिस्कस करते हैं। देखो उत्तर प्रदेश है ना, यूपी
यूपी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के पहले जो सीएम थे, है ना, अच्छा सीएम का मतलब क्या होता है भैया, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो उनका नाम था गोविंद, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। अगर महिलाओं में बात करेंगे तो उनका नाम था सुचेता, ठीक है, कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पहले जो सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। और महिलाओं में जो पहली मुख्यमंत्री थी उनका नाम क्या था, सुचेता कृपलानी। अच्छा, यूपी की जो पहली राज्यपाल थी, राज्यपाल, अच्छा ये महिलाओं में पुरुषों में दोनों में मिला के बात कर रहे हैं, तो इनका नाम था सरोजनी, ठीक है, नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। अच्छा, इतनी बात समझ आई। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं, देखो सुचेता कृपलानी हमारे देश में किसी भी राज्य की, सुचेता कृपलानी हमारे देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और वो कहां की थी, उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू जी जो थी वो हमारे देश में किसी भी राज्य की, ठीक है, पहली क्या थी, महिला राज्यपाल थी, और वो भी कहां की थी, यूपी की। इतनी बात समझ आई। और इनके अलावा राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, इस तरह की जो महिलाएं थी ये सब किसमें शामिल थी, भारतीय संविधान सभा में। जब भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी तो उसमें 15 महिलाओं को शामिल किया गया था, उन 15 महिलाओं में ये लोग भी शामिल थे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे देखेंगे कि ऐसे कौन से हमारे राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं जो सबसे कम उम्र में बने हैं, ठीक है, सबसे कम उम्र में यानी कि एज में जो सीएम बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, ठीक है। अच्छा, ये कितने साल में, तो 38 साल इनकी एज थी, ठीक है, जब ये पहली बार सीएम बने, कहां के, यूपी के। तो इतनी कम एज में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ यूपी में नहीं बना है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बना है, तो उनका नाम है मायावती, ठीक है। अच्छा, मायावती जी जो हैं वो यूपी में सबसे ज्यादा बार सीएम बनी है, और कितने बार बनी है पता है आपको, तो ये बच्चे बनी है 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, ठीक है। और इनके बारे में एक चीज और बता दूं, देखो मायावती जो है वो हमारे देश की पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं जो अनुसूचित जाति से हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति का मतलब एससी कैटेगरी से, ठीक है। तो एससी कैटेगरी से, अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री बनने वाली पहली जो महिला देश की वो कौन है, मायावती जी, जो हमारे यहाँ यूपी की सीएम बनी थी, ठीक है। और कुल मिला के 4 बार सीएम बन चुकी, सबसे ज्यादा बार। सबसे कम उम्र में सीएम कौन बना, सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन बना है, अखिलेश यादव। इतनी बार, ठीक है। अच्छा, सबसे पूरे देश की अगर बात करें किसी भी राज्य में सबसे पहली जो महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी, सबसे पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी थी, और सबका संबंध यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है, ठीक है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश में जो पहली महिलाएं थी उनका संबंध कहीं ना कहीं यूपी से रहा है। इतनी बात क्लियर है बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर तुम्हें पता होगा मैं जितनी भी क्लास ले रहा हूं बहुत दम से क्लास लेता हूं, पूरी मेहनत से और पावरफुल तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो तुरंत क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर देना क्लास, है ना, और बोल देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भाई। चैनल जितने ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उनका भी फायदा है भाई, ठीक है। सीधी सी बात है, ज्यादा नॉलेज जो है क्या होगी वहां तक पहुंचेगी बच्चों तक, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। हमारा जो टारगेट है वो है मैक्सिमम बच्चों को फ्री पढ़ाने का। आप जानते हैं कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी फ्री पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन में हमारे पास पढ़ने आते हैं वो भी फ्री पढ़ते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो है मैक्सिमम बच्चों को पढ़ाने का, और आगे जाके अगर सब कुछ अच्छा रहा, ईश्वर ने चाहा, तो पूरे देश के बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चे। तो इसमें आप लोग हमारा सहयोग जरूर करें, ठीक है। इतना बच्चे, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, कुछ फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब बच्चे देखते हैं यूपी की कुछ रिवर साइड सिटीज देखते हैं, ठीक है। रिवर साइड सिटीज का मतलब है कि यूपी के ऐसे शहर जो कि किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो देखो कुछ बड़े बड़े शहरों की बात कर लेते हैं, जैसे भैया कानपुर है ना। तो कानपुर भाई किस नदी के किनारे बसा है बताओ, तो कानपुर है भाई गंगा नदी किनारे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाराणसी, बड़ा शहर है ना, वाराणसी किस नदी किनारे है, तो ये भी गंगा नदी किनारे है। इतनी बात ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रयागराज जो है ये संगम पर बसा हुआ है, संगम। और संगम का मतलब क्या होता है, गंगा यमुना और सरस्वती का, ठीक है, तीनों नदियों का संगम है, ठीक है। कौन सा, प्रयागराज।
अच्छा, इसके बाद जैसे अगर हम बात करें लखनऊ की, ठीक है, तो लखनऊ किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी। ठीक है भाई। चलो, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। अच्छा, इसके और देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह कम है थोड़ी सी। अच्छा, इसके बाद बच्चे आपको पता है, जैसे आगरा की बात करेंगे, आगरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, इसके बाद गोरखपुर, गोरखपुर किस नदी किनारे है? तो राप्ती नदी है, राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने बात की मेरठ की, है ना, तो ये कौन सी है? ये है हिंडन नदी। ठीक है, इसके बाद जैसे हम बात करेंगे गाजियाबाद, गाजियाबाद, तो ये किस नदी किनारे बच्चे? तो ये भी आपका हिंडन नदी किनारे है, हिंडन नदी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद जैसे अगर हम बरेली की बात करेंगे, बरेली, तो ये राम गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? राम गंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसके बाद जैसे अगर हम कन्नौज की बात करेंगे, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज जो है ये आपका कौन सा है? गंगा नदी और राम गंगा, राम गंगा। क्योंकि देखो बच्चे, बता दूं चीज मैं आपको कि राम गंगा नदी जो है ना, ये कहां से निकलती है? पता है किसी को? पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, कमेंट करो। काफी बच्चे मैं देख रहा हूं कि अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और जिस बच्चों को जो भी पता हो ना, वो कमेंट करके बताते रहो। इससे क्या होगा? तुम्हारा रिवीजन भी होगा। ठीक है, रिवीजन होता रहेगा, मैं बता रहा हूं। और सारी क्लास लिया करो अच्छे से। ठीक है, तो रामगंगा नदी जो है ना बच्चे, ये कहां से निकलती है? ये नैनीताल के पास स्थित रामनगर क्षेत्र में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती है। कौन सी? रामगंगा नदी। और ये यूपी में आकर कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद रामगंगा नदी का काम खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन है बच्चे, देखो, आपको पता है हमारे देश का, ठीक है, पहला नेशनल पार्क कौन सा था? वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1935। ठीक है, 1935 में ये शुरू किया गया था। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? वो था हेली नेशनल पार्क। कौन सा था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, और एक अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है इस पे, वो क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो वो है बच्चे रामगंगा नेशनल पार्क। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रामगंगा नेशनल पार्क। किसी कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, ये देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। जब आप मेरी क्लास लोगे ना बच्चे, मैं आपको एक नहीं यानी कितने हजारों, सैकड़ों, हजारों क्वेश्चन जो है वो आपको एक्स्ट्रा भी करा दूंगा। ठीक है, क्लास लेते रहो, जो टॉपिक चल रहा है वो तो चल ही रहा, साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराता रहूंगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, इसके बाद तो कन्नौज में कौन सी है? गंगा नदी से रामगंगा मिल जाती, तो गंगा रामगंगा आपने दोनों लिख लिया। इतनी बात ठीक है भाई। चलो, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के बच्चे देख रहे हो तो समझ जाए भाई, फर्रुखाबाद। ठीक है, तो ये कौन सी है नदी भाई? गंगा नदी है। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। ठीक है, इसके बाद पीलीभीत, पीलीभीत है ना, यूपी का एक शहर है। तो यहां से कौन सी नदी निकलती? गोमती नदी निकलती भी यहां से है। ठीक है, फुल्लर झील है यहाँ पे, तो गोमती नदी हो गई। अच्छा, इसके बाद भाई जौनपुर, जौनपुर, जौनपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी, गोमती नदी किनारे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूं, देखो जौनपुर पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, पेपर बहुत पूछा जाता है। वो क्या है कि क्वेश्चन बच्चे ये है कि अटाला मस्जिद कहां पर है? ठीक है, अटाला मस्जिद कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर, जौना खां की याद में बसाया गया था जौनपुर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अटाला मस्जिद कहां पे? आंसर क्या होगा? जौनपुर में। ठीक है भाई, इतना समझ में आया अब? अच्छा, अब एक वाराणसी के पास एक शहर है जिसको बोलते हैं गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर, गाजीपुर किस नदी किनारे है? तो यहां पे हम लिखेंगे गंगा, ठीक है, ऑब्लिक गोमती, क्योंकि गोमती नदी गंगा नदी से मिल जाती है कहां पे? गाजीपुर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये मैंने आपसे काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलो और देख लेते भाई कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और देख लेते हैं। इसके बाद जैसे आपको एक मैंने बता दूं भाई, बिजनौर। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, एक बिजनौर नाम का शहर है भाई, बिजनौर, है ना, कहां पे है? तो गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी हो गया। ठीक है, अब बताओ, अब यूपी में कौन से बड़े शहर बचते हैं, है ना, यूपी में कौन से ऐसे हैं जो बड़े शहर हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूं।
ठीक ठीक ठीक। अच्छा चलो यहाँ पे देख लो भाई, मथुरा, मथुरा कौन सी नदी है भाई? यमुना। ठीक है, वृंदावन, वृंदावन किस नदी किनारे है? तो ये भी यमुना नदी किनारे है। इतना ठीक है। तो ये जो जितने भी मैंने आपको लिखे हैं ये यूपी के क्या है, बड़े बड़े शहर हैं, है ना, बड़े बड़े, और ये सारे इन नदियों के किनारे स्थित है। और बाद में आप परेशान नहीं होना, देखो मैं आपको अभी आगे आने वाले टाइम में टॉपिक वैसे ही पढ़ाऊंगा, जब यूपी की नदियां पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और ज्यादा डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इतना हमने पढ़ लिया, किसी कोई समस्या हो तो बताओ। चलो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर, अच्छा एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और उसका फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो भाई ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। आवाज आप सबको आ रही है? ऐसा तो नहीं मेरी आवाज ही ना आ रही हो? क्लास अगर सही लग रही हो तो बताते रहना। और जैसा मेरा आपसे कमिटमेंट था किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए, है ना, लेखपाल में आएगा ग्रामीण विकास 25 नंबर का, तो वो भी मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, उसकी भी सारी क्लास आएंगी, जबरदस्त क्लास आएंगी, एक से एक। ठीक है, घर बैठे, सर्दी का मौसम है, फ्री में पढ़ो, रजाई के अंदर घुस के पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। पढ़ोगे नहीं तो भैया बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, जिंदगी है खराब बिना पढ़ाई के, पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यूपी के कुछ शहर हैं वो किसके लिए फेमस हैं? ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ भाई, यूपी के कुछ शहर हैं किसके लिए फेमस है। सबसे पहले बच्चे यहां से लिख लेते हैं। देखो जैसे आपने सुना होगा कि कानपुर, कानपुर किसके लिए फेमस है? चमड़ा, चमड़ा यानी कि लेदर के लिए फेमस है। इतना ठीक है। अच्छा लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ बच्चे किसके लिए फेमस है? तो ये है चिकनकारी के लिए, चिकनकारी। अब चिकनकारी ये होता क्या है? चिकनकारी कपड़ा होता है ना, कपड़ा। ठीक है, कपड़े भी चिकन का कपड़ा आता है एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, चिकन का कपड़ा आता है। तो चिकन का जितना भी काम है पूरे हम देश में कह सकते हैं सबसे तो उसके लिए फेमस क्या है? लखनऊ है। इतनी बात ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगर जैसे हम बात करें हाथरस, हाथरस, हाथरस किसके लिए फेमस है बच्चे? तो ये हींग के लिए फेमस है। हाथरस की हींग बहुत फेमस है। ठीक है, मथुरा के पेड़े और आगरा का, आगरा क्या पेठा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद जैसे अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ के क्या ताले, ताला क्या होता है? लॉक। ठीक है, उसके लिए फेमस है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक है कि पीतल की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां कहां की फेमस है? देखो इस क्वेश्चन में भाई कंफ्यूज हो जाते बच्चे, ध्यान रखना। पीतल की, देखो पीतल की मूर्तियां और पीतल के बर्तन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पीतल की मूर्तियां जो फेमस है ये है भाई मथुरा की। ठीक है, कहां की है? मथुरा की। अच्छा अगर हम पीतल के बर्तन की बात करेंगे, पीतल के बर्तन, तो इसके लिए क्या फेमस है? इसके लिए फेमस है मुरादाबाद। ठीक है, कौन सा? मुरादाबाद। अच्छा आप देखो इसके बाद जैसे आ गया फिरोजाबाद, फिरोजाबाद ये किसके लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद भाई कांच का जो सामान होता है ना, कांच का, ठीक है, और चूड़ी, चूड़ी, ठीक है, इनके लिए फेमस है। चूड़ियों का काम जो है और कांच का काम जो है वो फिरोजाबाद में ज्यादा होता है। इतनी बात ठीक है। अच्छा इसके बाद आपको पता है सुरमा, सुरमा कहां का फेमस है? बरेली का फेमस है। ठीक है, ये बात समझ में आई, बरेली का। अच्छा इसके बाद कागज उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग फेमस है सहारनपुर का, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर का कागज उद्योग फेमस है भाई। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक होता है दिया सलाई, दिया सलाई, दिया सलाई क्या होता है बच्चे पता है? इसका मतलब है माचिस, माचिस। तो ये कहां की है? बरेली, बरेली फेमस है। खेल का सामान, खेल का सामान, ठीक है, खेल का सामान
कहाँ कौन सा सिटी फेमस है? तो ये है मेरठ, मेरठ, ठीक है। अच्छा अगला इत्र के लिए, इत्र के लिए कौन सा फेमस है? तो ये है कन्नौज, कन्नौज, बात समझ में आई? अच्छा इसके बाद देसी घी, देसी घी, इसके लिए कौन सा जिला फेमस है? तो ये है औरैया, ठीक है बच्चे, कौन सा है? औरैया। यहां तक किसी कोई समस्या तो बता दो। अच्छा इसके बाद आपका आता है कालीन, कालीन बच्चे क्या होता है? कारपेट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है भाई। कालीन के लिए कौन सा फेमस है? तो भदोही, भदोही डिस्ट्रिक्ट है। और पेपर में बाई चांस अगर भदोही ना हो तो फिर हम आंसर पे कर देंगे मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो मिर्जापुर जब आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं मिर्जापुर से, मिर्जापुर की क्या कहानी है। मिर्जापुर जो है अगर आप मैप में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एमपी से लगा हुआ है, ठीक है, एमपी के बिल्कुल पास में है, ठीक है। अच्छा मिर्जापुर जो एरिया है यहाँ पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। मिर्जापुर जिले में कौन सा है? विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। ये दुर्गा जी जो है, देवी जी हैं, उनका रूप है विंध्यवासिनी देवी, ठीक है। विंध्यवासिनी देवी का जो मंदिर है वो विंध्याचल की पहाड़ियों में है। विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर हैं, यूपी में भी पड़ती हैं और एमपी में भी पड़ती हैं, ठीक है। तो विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं उसी में विंध्याचल नाम की एक जगह है और विंध्याचल नाम की जगह पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। और ये मंदिर किस जिले में आता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आता है। इतनी बात ठीक है? चलो तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। इतने सारे जो फेमस जगह थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। देखो कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा हब है, ठीक है। कानपुर का जो चमड़ा उद्योग है बहुत ज्यादा फेमस है। कानपुर में एक लेदर क्लस्टर की भी शुरुआत की जा रही है। और अगर पेपर में कभी भी, ठीक है, कानपुर ऑप्शन में ना हो तो फिर हमारा सेकेंडरी ऑप्शन होगा आगरा। आगरा में भी काफी काम है, ठीक है, इस चीज का। अच्छा इसका लखनऊ आपको पता है चिकनकारी के लिए फेमस है। और रेवड़ी होती है ना, रेवड़ी खाई होंगी, उसके लिए भी फेमस है लखनऊ, ठीक है, प्रदेश की राजधानी भी है। अच्छा इसके बाद हाथरस हींग के लिए है। हाथरस का पुराना नाम महामाया नगर था। हाथरस हींग के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए, लॉक के लिए, पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा। और मथुरा की जब बात करें बच्चे तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सबसे कम बारिश जो होती है वो कहां पर होती है? मथुरा में होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? गोरखपुर में होती है। ये भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। पीतल के जो बर्तन है, ठीक है, इसके लिए कौन सा फेमस है? मुरादाबाद फेमस है। फिरोजाबाद कांच के सामान के लिए फेमस है, कांच और चूड़ी, ठीक है। सुरमे के लिए कौन सा फेमस है? बरेली फेमस है, ठीक है। दिया सलाई माचिस के लिए बरेली फेमस है। कागज उद्योग के लिए सहारनपुर फेमस है। खेल के सामान के लिए मेरठ फेमस है। इत्र के लिए कन्नौज फेमस है। देसी घी के लिए औरैया और कालीन के लिए भदोही। और नहीं ऑप्शन में तब जाएंगे मिर्जापुर पे। इतनी बात ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी बारिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बारिश की बात जब बच्चे करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बारिश है, ठीक है, यूपी में सबसे, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, और बारिश ये कहां पे है? तो ये होती है भाई गोरखपुर में, गोरखपुर। अच्छा देखो गोरखपुर सबको पता है कि भैया योगी जी का इलाका है, ठीक है, और योगी जी पावर में सीएम है। तो वो कह रहे सबसे ज्यादा बारिश हम अपने इलाके में ही करवा लेंगे, क्या कर लोगे? ठीक है, बात समझ में आई? तो उन्होंने सबसे ज्यादा बारिश वहां करवा ली, तो हम ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बारिश है वो कहां पे होती है? गोरखपुर में। सबसे कम बारिश जो है, सबसे कम जो बारिश होती है उत्तर प्रदेश में वो कहां होती है? मथुरा जिले में होती है, मथुरा जिले में, ठीक है, भगवान कृष्ण की नगरी है। अच्छा मथुरा जिले में होती है तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि एक बार इंद्रदेव ने क्या किया, गुस्से में आके बड़ी तेज बारिश कर दी वहां पे मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि वहां के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उससे क्या हुआ, इंद्रदेव बरसते रहे लेकिन किसी के ऊपर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, है ना। तो इंद्रदेव ने भी बाद में सोचा कि भैया यहाँ पे बरसने कोई फायदा तो है नहीं, भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ बरसने से फायदा क्या है, कुछ होना जाना है नहीं, किसी का बिगाड़ पाएंगे नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, यहाँ पे बरसना कम करो, खत्म करो, है ना। इसीलिए सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा इसके बाद बच्चे देखो मैं आपको बता दूं कि मथुरा जो है ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले की अगर बात करें, मेले, मेला होता है ना, मेला, है ना, वो सबसे ज्यादा कहां पे लगते हैं? मथुरा में ही लगते हैं। सबसे ज्यादा जो मेले उत्तर प्रदेश में कहां पे लगते हैं? मथुरा जिले में, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर हम बारिश की बात करेंगे तो देखो उत्तर प्रदेश के दो हिस्से हैं, ठीक है, एक ये वाला कौन सा पूर्वी, एक ये वाला है पश्चिमी। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी हिस्सा यानी कि ईस्टर्न यूपी जो है, ठीक है, वहां पे जो वर्षा की अवधि है वो होती है बच्चे 56 दिन, 56 दिन, ठीक है। और जो पश्चिमी हिस्सा है वेस्टर्न यूपी,
वहां पे वर्षा की अवधि कितनी है? 32 दिन। इसका ये मतलब है कि एक साल में जितने दिन भी बारिश होती है उसका एवरेज निकाला गया है। तो एक साल में एवरेज लगभग जो बारिश होती है वो पूर्वी यूपी में, ईस्टर्न यूपी में 56 दिन होती है और वेस्टर्न यूपी में यानी कि पश्चिमी यूपी में 32 दिन होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब देखो, अब बात कर रहे थे कि यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा है। ठीक है, तो देखो दो चीजें भाई यहां पे देख लेते हैं। एक भैया क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, और दूसरा है आबादी। आबादी को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या बोल सकते हैं या पॉपुलेशन बोल सकते हैं, और क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, और ये क्या है? सबसे छोटा जिला, छोटा जिला। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही? तो अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा है, ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला जो कौन सा, वो है लखीमपुर, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा बच्चे? वो है हापुड़। हापुड़ गाजियाबाद से अलग होके बना है। ठीक है, अब आबादी के हिसाब से बात करेंगे तो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा जो जिला है वो है प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, अच्छा, आबादी के हिसाब से सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा बच्चे? तो वो है महोबा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या क्या बता दिया कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। अच्छा, आबादी या पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है और सबसे छोटा कौन सा है? महोबा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको एक बार बच्चे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं बताता हूं। ठीक है, इतना हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और चीजें मैं बता देता हूं। अगर क्लास में कोई चीज छूट भी जाए ना, ठीक है ना, तो उसको क्या करना कि नोट कर लेना अपने नोट पैड पे ना, तो वीडियो को दोबारा, इस क्लास को दोबारा से देख लेना। ठीक है, आपके पास देख, इसलिए देखो ये जो क्लास है ना ऑनलाइन का, यही तो फायदा है। कोई चीज छूट जाए तो वापस दोबारा देख लो जाके, कोई समस्या तो है नहीं। अच्छा, अब देखो कुछ और चीजें हैं, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट, ठीक है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला। ठीक है, सबसे ज्यादा जो विधानसभा सीट है वो पता है कहां की है? सबसे ज्यादा विधानसभा सीट, ठीक है, तो वो है भैया प्रयागराज में। प्रयागराज, प्रयागराज को हम क्या बोलते हैं? इलाहाबाद का नया नाम है ना प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज में जो विधानसभा सीटों की संख्या वो है 12 है। ये पूरे यूपी में सबसे ज्यादा है। ठीक है, पूरे यूपी में सबसे ज्यादा जो विधानसभा सीट है वो प्रयागराज जिले में, इतना। ठीक है, अच्छा, सबसे कम जो विधानसभा सीट है वो कहां पे है? तो भाई ये है श्रावस्ती, ठीक है, महोबा और चित्रकूट। ठीक है, इन तीनों जिलों में कितनी है संख्या? है 2। ठीक है, तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट ये सबसे छोटे जिले हैं किससे? विधानसभा सीटों के हिसाब से। तो इनमें 2-2 विधानसभा सीट है, और प्रयागराज में कितनी है? 12 विधानसभा सीट है। ठीक है, अगर किसी की समस्या हो तो बताओ। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चे, अगला और क्वेश्चन बता देता हूं। जंगल की जैसे बात करेंगे, जंगल, वन है ना, जंगल का मतलब क्या? वन फॉरेस्ट है ना। तो यूपी में सबसे ज्यादा जो जंगल है, सबसे ज्यादा जो जंगल है वो कहां पे है? तो वो है सोनभद्र जिले में, सोनभद्र है ना। और सबसे कम जंगल ये कहां पे है? तो ये है भदोही जिले में, भदोही। इतनी बात सही है? जहां पे मैंने कालीन के लिए बताया था, कालीन के लिए फेमस है। ठीक है, और सोनभद्र में सबसे ज्यादा जंगल, सबसे ज्यादा जंगल सोनभद्र में, सबसे कम जंगल भदोही में। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए वेटलैंड का, वेटलैंड बच्चे क्या होता है कि सबसे ज्यादा नमी वाला क्षेत्र है ना। नमी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी। ठीक है,
सबसे ज्यादा मतलब नम भूमि, गीली जमीन, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर वेटलैंड वाला क्षेत्र आ जाएगा, ऐसा जिला जहां पे सबसे ज्यादा नम भूमि है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है। और सबसे कम जो नम भूमि वाला जिला है वो बच्चे हापुड़ है, हापुड़, ठीक है, हापुड़ गाजियाबाद से लगा हुआ है, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने जंगलों के बारे में पढ़ लिया। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे, सोनभद्र में। सबसे कम जंगल कहाँ पे है, भदोई में है, इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर बच्चे पूछ दें कि यूपी में पान क्या होता है, अरे खाने वाला, ठीक है, पान बनारस वाला, ठीक है, लेकिन बनारस में नहीं होता है पान। जो सबसे ज्यादा यूपी में होता है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है, ठीक है। कहाँ पे, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका हूं, बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले आते हैं, ठीक है, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, और एक आपका कौन सा है, एक आपका है चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट, जालौन, उरई, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, और यही सब हो गए 6-7 जिले, ठीक है। तो 7 जिले हैं, किसमें आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड में जो पान है वो ज्यादा होता है, जैसे बांदा में, ललितपुर में, महोबा में, यहाँ पे पान ज्यादा होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूपी में, ठीक है, आम काफी ज्यादा होता है, आपको पता होगा आम, ठीक है। तो आम का जो अनुसंधान केंद्र है, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, लखनऊ में, ठीक है, इतनी बात समझ आई। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट या आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे बच्चे, तो वो आपका है लखनऊ में, ठीक है। अच्छा, अब यूपी में आम चूंकि ज्यादा होता है, तो यूपी के आम को जब यूपी से बाहर भेजा जाता है, ठीक है ना, यूपी के आम को जब यूपी से बाहर भेजा जाता है तो वो किस नाम से, किस ब्रांड नेम से भेजे जाते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर बच्चे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नवाब, ठीक है। यूपी के आमों को जब यूपी से बाहर भेजा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है, तो किस ब्रांड नेम से, नवाब ब्रांड नेम से बेचा जाता है। और आपको पता है कि यूपी में लखनऊ के पास में, लखनऊ से बिल्कुल पास में एक जगह है जिसका नाम है मलिहाबाद। तो मलिहाबाद आम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और मलिहाबाद में सबसे ज्यादा कौन से आम होते हैं, दशहरी आम, दशहरी आम के लिए फेमस है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, सेम इसी तरह के एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है कि यूपी में जो आलू की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो आलू जो होते हैं ये कहां से निर्यात किए जाते हैं, इसका सेंटर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा, आगरा, बात समझ आई, ठीक है, आगरा से निर्यात किए जाते हैं। और यूपी में जो आलू यूपी से बाहर निर्यात किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो किस ब्रांड नेम से, तो उसका आंसर होगा ताज, ठीक है। यूपी के आलू को बाहर भेजा जाता है ताज ब्रांड नेम से, और यूपी के आम को बाहर भेजा जाता है नवाब ब्रांड नेम से, इतनी बात समझ आई। और यूपी में अगर बात करें कि यूपी में वो कौन सी जगह है जो आंवले के लिए फेमस है, यूपी में आंवला सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, आंवला सबसे ज्यादा होता है। देखो, यूपी में आंवला सबसे ज्यादा होता है, यूपी में आम सबसे ज्यादा होता है, तरबूज सबसे ज्यादा होता है, खरबूजा सबसे ज्यादा होते हैं, गेहूं सबसे ज्यादा होता है, गन्ना सबसे ज्यादा होता है यूपी में, ठीक है, दूध सबसे ज्यादा होता है, और कुल मिला के जितना भी खाद्यान्न है, फूड ग्रेन है, अनाज है, वो भी यूपी में सबसे ज्यादा होता है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो यूपी में आंवला मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा होता है, तो किस जगह पे होता है सबसे ज्यादा, यूपी, अगर यूपी में तो पूरे देश में सबसे ज्यादा आंवला होता ही है, लेकिन यूपी में भी सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो होता है प्रतापगढ़ में, ठीक है, यूपी का एक जिला है प्रतापगढ़, तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, आंवला होता है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, आंवले के लिए फेमस है। यूपी में अमरूद सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो उसका आंसर होगा इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज कौशाम्बी वाला जो क्षेत्र है ना, वहां का अमरूद बहुत फेमस है, अमरूद सबसे ज्यादा वहां पे होता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें यूपी में होती हैं, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया, किसी को अगर कोई समस्या हो तो बता दो यहाँ तक, ठीक है बच्चे। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और इसी तरह की अभी तो मैंने जो एक आपको ओवरव्यू दिया था, ठीक है, ये हमारा तीसरा लेक्चर था, यूपी जीके में सामान्य परिचय का तीसरा लेक्चर था, ठीक है। तो मैंने आपको यूपी की सारी जो बेसिक चीजें हैं, ये हम कह सकते हैं एक ओवरव्यू था, वो दे दिया, काफी ज्यादा चीजें मैंने आपसे डिस्कस की, बताई हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्या करेंगे, एक तो देखो दिल से पढ़ना भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं। और एक बात बता दूं, इस चीज का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आपने मेरी जीएस को बहुत अच्छे से मन से पढ़ लिया ना, तो आपको मैं ऐसे याद करा दूंगा कि आप चाहोगे ना तो भी नहीं बोल पाओगे, सपने में भी याद आएगी भाई, जीएस के क्वेश्चन सपने में भी आएंगे, ठीक है भाई, ये आम, तरबूज, खरबूजा, गन्ना, ककड़ी सब सपने में भी आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ढंग से पढ़ लेना, मन से पढ़ लेना, और पेपर में जीएस सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी एक खासियत रही है जब से पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, ठीक है, कि अगर मैंने पढ़ा दी तो वो क्वेश्चन पेपर में अच्छे खासे आ जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं, ठीक है बच्चे। तो अच्छे से मेहनत से पढ़ लो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ लेना, शेयर कर लेना, और जितने बच्चों को जोड़ लेना उनका जो मैसेज है ना, एक बार कमेंट में या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना कि मैंने इतने बच्चों को सब्सक्राइब करा दिया चैनल, ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान से कर लेना। और मैं चाहता हूं कम से कम हर बच्चा कम से कम 10-10 बच्चों को जोड़ ले,
ठीक है, आप ज्यादा मत करो, अपने मोहल्ले में चचा ताऊ बुआ फूफा जो भी पड़ोसी हो, ठीक है, सबके मोबाइल को पकड़ के यूट्यूब खोल के उसमें सर्च करना चंदन सर कानपुर, और जैसे ही सर्च हो जाए बस सबसे ऊपर सर्च होके आ जाएगा चंदन सर कानपुर, ठीक है। उसको सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना, और जैसे सब्सक्राइब हो जाएगा बेल आइकन आएगा घंटी का निशान, उस पर क्लिक करना, सबसे ऊपर वाला घंटी को क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। इतना काम करना है। तो टारगेट बना लो, क्या करना, सबसे पहले कम से कम 10 लोगों को सब्सक्राइब करवाना चैनल, ठीक है। और क्लासेस में आपके लिए एक से एक जबरदस्त बढ़िया से बढ़िया क्लास लाऊंगा। और आपको एक बात और बता दूं, अगर घर बैठ के पढ़ पा रहे हो अच्छे से तो ऑनलाइन पढ़ ही लो मेरे चैनल से, और कोई दिक्कत परेशानी हो ना तो आ जाना, ऑफलाइन भी फ्री में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़ो, जम के पढ़ो बच्चे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो ना तो मुझे बताना, दिल से समर्थन करना है आप लोगों को, जैसे मैं आपसे दिल से जुड़ा हूं, दिल से लगा हुआ हूं, ठीक है बच्चे। तो जल्दी हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद, नमस्कार।